हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास 10th 24 फरवरी का हिंदी का वायरल पेपर। यदि आप क्लास 10th में हो और 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ वेरी वेरी वायरल मॉडल पेपर आपके लिए 2025 का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के बाद मेरी गारंटी आपका 70 में 70 नंबर कवर होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक और आपको नाम यहाँ पर भरना होगा। और देखिए पेपर कोड आपका 801 HA पेपर कोड है, जिसको आपको याद कर लेना, क्योंकि यह आपका बोर्ड में फंसने वाला है। 2025 का है, हिंदी का आपका पेपर है। आगे यहाँ पर देखिए समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाले हैं। इस प्रकार से आगे देखिए पूर्णांक आपका कितने नंबर का रहने वाला है? 70 नंबर का रहने वाला। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक आपको देखना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र खंड आ खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिन्हें आपको ओमार शीट पर करना है। आपको व्हाइटनर और इरेजर का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। और आपका यहाँ पर देखिए आगे क्या है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। खंड अबा में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके लिए कुल 50 नंबर का आपका है समय। अब आगे देखिए खंड बा के प्रश्नों के उत्तर संभव लिखने का प्रयास कीजिए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। यहाँ से आपका बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा आपका। तो आपको कमेंट में लास्ट में बताना है कि आपका 20 बहुविकल्पी में कितना आप सही कर पाओगे, ताकि मैं जान सकूँ आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए पहला आपका बहुविकल्पी प्रश्न सामने आपके आ गया हिंदी का। कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ये भारतेंद्र युग के लेखक हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका दूसरा कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, यशपाल। यानी जो पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी पूस की रात के लेखक के कहानीकार हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका तीसरा कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी। देखो जितने भी इसके क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको इनको याद कर लेना, तैयार कर लेना है। कह रहा है कि सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर, माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल संकृत्यानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो राहुल संकृत्यानंद है, ये यात्रा व्रत की ज़्यादातर यात्राएं ही की हैं, यात्राओं पर ही रचनाएं की हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका पांचवा करा कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, मक्खनलाल चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो माटी हो गई सोना के संस्मरण के लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत ही मोटिवेट मिलता है और हम आगे वीडियो बनाता हूँ। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका छठा करा कि रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रिश्चियन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। अगला प्रश्न संख्या आपका सातवां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कविदेव की नहीं है? कविप्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब देव की कौन सी इसमें रचना नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए वाला हो जाएगा। कविप्रिया जो है रीत कवि की मतलब कविदेव की नहीं है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका आठवां कह रहा कि भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो भारतीय युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा,
सामाजिक चेतना का विकास। आपको अंत तक देखना है कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और अगली बार ये आने वाले हैं। तो अगला प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया। अब आपको पता होगा कि जो तार सप्तक है वो आपके 3 प्रतिपादित हुए हैं। अब किस किस सन में हुए ये आपको कमेंट में बताना है। रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरा वत्सलागी, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1943 में प्रकाश तार सप्तक का संपादन वर्ष किसने किया था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अगे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अब आपको मैं बता दूं 3 कब कब प्रतिपादित हुए। पहला आपका 1943 ईस्वी में हुआ, दूसरा आपका 1951 ईस्वी में हुआ, तीसरा आपका 1962 ईस्वी में हुआ प्रतिपादन हुआ। तो अब आगे प्रश्न का अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न क्या आपका 10वां कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। अब प्रश्न आपका कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, जयशंकर प्रसाद की, राम नरेश त्रिपाठी की, महादेवी वर्मा की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना हो जाएगी। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 11 कह रहा है कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, हास्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या सलीस अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उस काल हमारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 13 कह रहा कि जो सुमिरत सिद्ध होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धिराज शुभगुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। सोठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला होगा, श्रोठा छंद। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 14 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुकरण में, अनुशासन में, अनुत्तीर्ण में, अनुवाद में। तो आपको बताना, देखो उपसर्ग का मतलब क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। देखो उपसर्ग का मतलब सिंपल सा ये होता है, किसी शब्द के आगे लग जाना ही उपसर्ग कहलाता है। तो यानी कि यहाँ पर जो अनु है अब किस शब्द में प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो अनुकरण, करण में, अनुशासन ये भी पूर्ण शब्द है, अनुत्तीर्ण, अनुवाद, अनुवाद ये भी पूर्ण शब्द है, अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण में अनु लग गया, उत्तीर्ण में क्या लग गया, अनु लग गया, तो अनुत्तीर्ण हो गया, तो ये भी इसमें भी लगा है। अनुशासन, शासन में भी लगा। अनुकरण, अनुवाद, अनुवाद में नहीं लगा। देखो अनुवाद, वाद का कोई अर्थ नहीं, तो यहाँ पर अनुवाद में क्या नहीं, मतलब कह रहा कि निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसमें नहीं हुआ, अनुवाद में नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो समास नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव। तो इसका इसमें कौन सा समास है। तो यह आपको बताना, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, विभाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या 16 कह कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो नीरद भी बादल का है, अम्बुद भी बादल का है और जलद भी बादल का है, जलज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वाला ये किसका है, ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है, जलज। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 18 कह रहा है, 17वां कह रहा कि युष्म मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। देखो ये आपका विभक्त और वचन एक आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए हर साल आता है, इसलिए इनको रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए इनका कोई तरीका नहीं, बस आपको याद और रटना ही पड़ेगा। तो इसका मैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, तोया। तोया क्या है, उसमें शब्द का सर्वनाम तृतीय विभक्त एक वचन रूप हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा कि आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है। तो इसका एक प्रकार है ये मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य। देखो आंधी आई, फिर आगे शब्द क्या, हम भागने लगे, यानी कि मिश्रित वाक्य, और लग गया ना तो मिश्रित वाक्य है। प्रश्न संख्या अगला बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या अगला कह रहा कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। कृत्यवाची, क्रमवाची, भाववाची, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, कृत्यवाची, ये क्या है, भाववाची, भावना के द्वारा उन्होंने क्या किया, देश को
संदेश दिया ना, करके थोड़ा ना दिखा कि हमें शांति हूँ, ये उन्होंने भाव से प्रकट किया कि हमें शांति का संदेश दिया। 20वां बहुविकल्पी प्रश्न का अंतिम प्रश्न आपका कह रहा है कि वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है, मतलब जो अचानक है, अचानक कौन चला गया, चला मतलब क्रिया है, और क्रिया का अचानक मतलब ये क्या विशेषण है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बहुविकल्पी 20 करवा दिया। अब यहाँ पर से आपका वर्णात्मक प्रश्न शुरू होने वाला है। इससे पहले चैनल पहली बार है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब यहाँ से 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न रहने वाला है। आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। अब वर्णात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब आपके 2 गद्यांश हैं, उनमें से आपको एक सही प्रश्नों का उत्तर देना है। अब पहला हमारा गद्यांश कह रहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यानी कि बुरी संगत से रहने से सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी लग जाती है, एक प्रकार से हम बुरी संगत में हो जाते हैं। यह केवल नीति और सद्बुद्धि का नाश नहीं करती, यह मतलब केवल ज्ञान और चरित्र का नाश नहीं करता बल्कि यह बुद्धि को भी घात पहुंचा देता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी हो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उस दिन अनवरत के गड्ढे में गिरती जाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति की मतलब संगत कैसी बुरी हो तो उसी प्रकार से होगा, जिस प्रकार गड्ढे में एक चक्की लगी हुई है वो क्या उसी में घूमती है, उसी प्रकार से वो गड्ढे में चली जाती है। उसी प्रकार से बुरी संगत से रहने से बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम अवनति की ओर जाएंगे। तो इसमें ये आपका क्या है, पहले चैप्टर से लिया गया है। कौन, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है ना, तो संदर्भ आप आसानी से लिख सकते हो। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब आपको इसकी व्याख्या करना, अच्छे से वर्णन करना है, बस आपका 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग की तुलना किससे, उस चक्की के समान की गई जो पैरों में बंधी चक्की के समान की गई, जो दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाती है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अब यहाँ पर अथवा है, अगर जो सरल लगे वो आप 2 में से कर लो, दोनों सरल है। देखो यहाँ पे इससे नामक पाठ से आ गया है। तो अगला प्रश्न बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 22वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। आपका पद्यांश आ गया, उधो जाऊं तुम ही हम जाने श्याम तुम ही। अब ये जो किस पाठ से लिया गया इसको हम पहचानते हैं, पहले पढ़ लो एक बार तो आपको पहचानने में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सूर देखो यहाँ पर प्रयोग हुआ है, अरे कि सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। तो ये भी बहुत सरल है, इसको अच्छे से तैयार करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। अथवा का मौका जो 2 में से जो आपको सरल लगे वो आपको करना है। अब यहाँ पर 23वां प्रश्न का नीचे दिए गए गद्यांश संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का हिंदी अनुवाद करना है। वाराणसीयम प्राचीन काले देहे गए विद्यालय विद्या ज्योति गोदते, यानी कि वाराणसी प्राचीन काल से विद्या का केंद्र या घर रहा है और वहाँ पर अच्छी ज्ञान के प्रकाश दिव्य लोगों को प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये इसका आपको वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, इसको संदर्भ लिख देना और उसकी अच्छे से हिंदी में व्याख्या कर देना है। 2 में से आपको अथवा है, 2 में से जो सरल लगे वो आपको इसमें से करना है। आगे मैं बढ़ता हूँ, आगे आपको दिखा देता हूँ। 24वां प्रश्न, नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ये आप हिंदी अनुवाद करना, 2 में से एक करना, जो आपको सरल लगे वो आपको करना है। बंधनम मरणम व्यापि जयो व्यापि पराजय उभय वीर वीर भाव ही वीरता। अब अपने जो आपको सरल लगे इसमें से आपको कर लेना है। आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न संख्या आपका 25 कह रहा कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के प्रश्न का उत्तर दीजिए। मतलब जो आपके क्लास में पढ़ाया गया हो, जैसे कि किसी मुक्त बोध, किसी का ज्योति जवाहर अग्र पूजा, तो जिस जिले का जो हो आपको क्या करना, उसको अच्छे से चरित्र चित्रण याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में चरित्र चित्रण ही पूछता है। देखो यहाँ पर चरित्र चित्रण ही की बात की गई है, यहाँ पर चरित्र चित्रण की ही बात की गई है। तो आपको जो सरल लगे आपको, अब मतलब जो आपका जिले का हो वहीं आपको क्या करना है, चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए, आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब 26वां प्रश्न कह रहा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मनाभ कुणाल बख्शी, रामदास सिंह दिनकर। तो आपको शुरू के 3 याद कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम में एक आ जाएगा, आपका नंबर अच्छे से 5 नंबर का क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना, शुरू के 3 अच्छे से याद कर लीजिए जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, इनको अभी से तैयार कर लो। दिए गए कवियों में से किसी लेखक का जीवन परिचय देते हो, अब कवि किसी सूरदास, बिहारी लाल, मिथिल गुप्त, सुनंद कुमारी चौहान, इनमें से भी 3 याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक आपका 100 में 100 आ ही जाएगा, इसलिए आपको तैयार कर लेना, 5 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। इनको अभी से तैयार कर लो क्योंकि ये तो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते ही हैं। अब प्रश्न का आपका 27 कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा कि अपने पठित पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। मतलब इस प्रश्न पत्र में ना पूछा गया वो आपको एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का ये भी रहने वाला है।
अब यहाँ पर 28वां प्रश्न करा कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों एवं शैक्षिक पत्रिकाओं का अभाव है, उन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना आपको। अथवा है अखिल भारतीय विवाद प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार विजेता में से कोई एक बधाई पत्र लिखिए। अब आपको पत्र लिखना है, जो आपको सरल लगे वो आपको इसमें से कर लेना है। अब यहाँ पर 29वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर देना है। चंद्रशेखर कहाँ से, चंद्रशेखर कहाँ से वीर केन पूजते, दो कितने सरल सरल है। ज्ञानम कुत्र संभव होती, ज्ञान कहाँ संभव होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न का उत्तर देना है। 30वां प्रश्न कह रहा है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। जल है तो कल है, मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन, संप्रदाय एक अभिशाप है, जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।